Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जो कानून की भी दृष्टि से मुख्यमंत्री पद पर नहीं होना चाहिए, उसको कंधे पर इसलिए लोड हो रहा है भारतीय जनता पार्टी कि उसको दिल्ली की सत्ता से प्रेम है। अश्विनी चौबे अपने लिए चुनौती हैं, वो अपने आप डिजास्टर हैं, अपने स्वयं के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी। माहौल को ख़राब करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार को अन्यथा लग रहा होगा, इसलिए कि वो कई ऐसे सवाल थे जो उनके ज़माने में नहीं हुआ था। नीतीश कुमार का वहीं से पतन शुरू हो जाएगा बिहार की राजनीति में। बक्सर के जरिए बक्सर के लोग सीधे मैसेज देंगे। बिहार के बक्सर में इस बार लोकसभा चुनाव में 3 नए कैंडिडेट हैं। आरजेडी की बात करें, बीजेपी की बात करें, चाहे बीएसपी की बात करें, तीनों नए कैंडिडेट हैं। और हमारे साथ आरजेडी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह हैं, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आरजेडी के विधायक भी हैं। सुधाकर जी, चुनाव पर बात करेंगे पूरी तरह से कि इस चुनाव में किस तरह की तैयारी है, क्या आपको कोई कंपटीशन दिख रहा है कि नहीं बक्सर में? बक्सर लोकसभा में चुनाव में मेरे लिए कोई चुनौती इसलिए नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय रूप से कोई लड़ने वाला तैयार नहीं था। तो पहले जैसा बाहरी आदमी भागलपुर से जिस तरह से वहाँ सांसद थे अश्विनी चौबे, उसी तरह से इन लोगों ने गोपालगंज से वहाँ एक पूर्व विधायक को भेजा है लड़ने के लिए। ठीक वैसे ही बहुजन समाज पार्टी के पास भी कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं था, वो भी बाहर से पटना से किसी को भेजा है लड़ने के लिए। तो ये जो बाहर से जाकर बक्सर में लड़ रहे हैं लंबे समय से, इसीलिए वहाँ उपेक्षा का शिकार हुआ है। वह अपनी पार्टी और अपनी सरकार से बक्सर के लोगों के लिए मदद नहीं हासिल कर पाए और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बक्सर किसी भी मामले में पीछे चला गया। जहाँ तक हम लोग हैं तो हम लोग स्थानीय वहाँ के विधायक भी हैं, उसी लोकसभा में हमारा विधानसभा पड़ता है और लगातार हम लोगों के बीच में ही काम करने का अवसर किसानों का, नौजवानों का, मजदूरों के बीच में काम करते हैं। तो ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है लोकसभा चुनाव इस बार का, और बक्सर में निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश जी को दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ तो सर्वे हुआ होगा बीजेपी का जिसके कारण मिथिलेश जी को दिया गया बक्सर से और अश्विनी जी का कटा। देखिए, सर्वे में साफ था कि सुधाकर सिंह वहाँ राष्ट्रीय जनता दल से बढ़त बनाए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कोई हम नया प्रयोग करें। पुराने कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। अश्विनी चौबे लगातार वहाँ अनुपस्थित थे और विकास के मामले में कोई रुचि नहीं था। उनके कोई ऐसी योजनाएं नहीं थी जो कहा जाए कि ये बहुत ही, जबकि वो केंद्र में लगातार 10 साल लगातार केंद्र में मंत्री भी रहे। स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी वहाँ एक योजना आई थी हॉस्पिटल बनाने का, जिसको भागलपुर शिफ्ट करा दिए थे। तो उनकी चिंता भागलपुर को थी, लेकर के बक्सर को लेकर नहीं था। और बाकी लोगों से शायद राय लिया होगा लोग कि कोई लड़े मेरे खिलाफ स्थानीय स्तर पे, तो सब लोगों ने मना कर दिया, जिसके चलते वही नए लोगों लाए हैं लोग। अश्विनी चौबे रहते तो कंपटीशन टफ था आपके लिए? अश्विनी चौबे अपने लिए चुनौती हैं, वो अपने आप डिजास्टर हैं, अपने स्वयं के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी। वो जहाँ रहते हैं वो एक वहाँ पर माहौल को ख़राब करने वाले लोग हैं। एक तरह से कभी किसी ज़माने में भागलपुर इस देश का मैनचेस्टर माना जाता था, जहाँ सिल्क उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था 90 के दौर में। आज भागलपुर कहाँ है? भागलपुर का नाम कोई नहीं जानता। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ वो स्वयं अपने आप में डिजास्टर हैं, उनके रहने या नहीं रहने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अभी भी बक्सर को वो नहीं छोड़ेंगे। अब वो अपने राजनीतिक पुनर्वास के बारे में कह रहे होंगे कि मेरे जाने के बाद भी कोई उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में पुनर्वास के बारे में सोचे कि टिकट कटा है तो कुछ दे दे, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना रह नहीं पाते। सत्ता ही इनकी पहचान है और लंबे समय से सत्ता में रहे हैं, तो उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। एक सवाल ये है, आरजेडी ने आपको मौका दिया बक्सर से, आप विधायक हैं, कहीं ये तो नहीं है कि आपने नीतीश कुमार पर लगातार हमला किया सरकार में रहते हुए, मंत्री पद छोड़ दिया, और अब जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो आरजेडी को लगा कि नहीं, सुधाकर सिंह को दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के
नीतीश कुमार को अकेले यही जो है वार कर रहे थे? देखिए, सच ये है कि हम उन्हीं सवालों को हम उठा रहे थे जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित हमारी नीति थी, और उन नीतियों पर हम काम कर रहे थे जिसको घोषणा पत्र, वचन पत्र बोलते हैं, या हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा विभिन्न अवसरों पर हमारे जो रिजोल्यूशन हैं कि हमारे आर्थिक नीति क्या होगा, कृषि नीति क्या होगा, युवा नीति क्या होगा, उन सवालों पर हम नीतीश कुमार, चूँकि हम सरकार के हिस्सा थे, तो बिहार के नई पीढ़ी के लोगों को उम्मीद था कि बिहार में बदलाव आए। तेजस्वी जी जिस मुद्दे पर लगातार वो काम कर रहे थे, तो नीतीश कुमार से भी हम लोग की अपेक्षा थी कि आप जब सत्ता में हम बराबर के हकदार हैं, हम संख्या में ज़्यादा होते हुए भी हम लोग बराबर ही मानते, तो हमारे लिए आप उन चीज़ों को खड़ा करिएगा जिन चीज़ों से राष्ट्रीय जनता दल सहमत था। कृषि रोड मैप की विफलता का सवाल हो, मंडी कानून का सवाल हो, या हमारे मिनिमम सपोर्ट की गारंटी का सवाल हो, ये तमाम ऐसे सवाल थे जो राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडा थे, जिस पर हमको काम करना था। और कृषि मंत्री के रूप में लालू प्रसाद जी ने जो जिम्मेदारी दिया उसको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे थे। नीतीश कुमार को अन्यथा लग रहा होगा, इसलिए कि वो कई ऐसे सवाल थे जो उनके ज़माने में नहीं हुआ था, तो उनको लगता था कि हम फेल कर गए थे। अगर हम राष्ट्रीय जनता दल और सुधाकर के कहने से करेंगे तो इसका श्रेय राष्ट्रीय जनता दल को जाएगा, सुधाकर को जाएगा, इसीलिए वो लगातार मना कर रहे थे उन अच्छे कामों पर जिस पर सर्वानुमति थी बिहार के लोगों की कि ये सभी काम होना चाहिए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात पर सवाल भी करते हैं सरकार में थे तो, लेकिन आपकी पार्टी जो है इस बार जो चुनाव में नहीं लगता है कि कई ऐसे कैंडिडेट को उतारी है जो जीतने लायक भी नहीं है? देखिए, अभी भी मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के दौर में हमारे पास सबसे अनुभवी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और नई पीढ़ी के लोग भी आएंगे। अब जिन सीटों पे हमारे पुराने नेतृत्व एज के हिसाब से जो एक शिथिलता है, उसकी जगह पे नए लोग आए हैं। नहीं, क्योंकि तीसरी बार मीसा भारती को मौका दिया गया। मीसा भारती बिहार में हम लोगों की पार्टी की तरफ से सबसे कम मतों से हारने वालों में से एक हैं। स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी जब आकलन करती है कि हमारी सबसे मजबूत सीटें कौन हैं, तो पाटलिपुत्र नंबर 1 सीट हमारे दिमाग में आता है, जहां हम सबसे कम मतों से हारे थे। दूसरे नंबर पे जहानाबाद थोड़े से मत से, लेकिन हार जाते हैं बार बार। देखिए, परिस्थितियां जो बिहार में पहले थीं, तो क्या आज परिस्थितियां हैं भाजपा के लिए? अब तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है देश में कि हम कैसे हम पुराने सीटों को हम बरकरार रख लें, और इसके लिए वो लगातार ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग कर रहे हैं। कई राज्यों में दलों को तोड़ा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल भेजा चुनावी समय में, तो इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ है। तो स्वाभाविक है कि हम बिहार में जब परिणाम एनडीए के खिलाफ जाएगा, तो हमारा पाटलिपुत्र जैसी सीटें तो ताकतवर सीटें हैं जहां हम परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। मीसा भारती का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी महागठबंधन की अगर केंद्र में सरकार आती है तो जेल भेजेंगे सबको। देखिए, इस बात को हमने सुना नहीं, लेकिन अगर आप इसको कहीं से सुना है तो किन संदर्भों में उन्होंने इस बात को कहा है, इसको हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। हमारी पार्टी बदला लेने वाली पार्टी नहीं है, हम विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में हम लोग बिलीव नहीं उनके बोलने का तरीका तो यही लग रहा था। मैं ये कह रहा हूँ किन संदर्भों में उन्होंने कहा है, ये हम लोगों समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है कि वो शंकर के अवतार हैं, अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, और कई अवसरों पे आपने देखा होगा नीतीश कुमार कई बार धोखा दिया उनको, फिर भी उनको माफ़ किया, और छोटे भाई के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार कर लिया। आपको लगता है लोकसभा चुनाव के बाद फिर माफ़ कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने कहा है कि हम पार्टनरशिप के रूप में कोई भी आए, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे तो कोई राष्ट्रीय जनता दल समझौता नहीं करने जा रहा है। नहीं, 2 बार तो समझौता कर लिया आप लोग ने। तब की परिस्थितियाँ और अब की परिस्थितियाँ में इस बात का अंतर को आपको रखना होगा कि हमको सीधी सी बात थी कि देश के केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी को हटाना हमारा प्रमुख लक्ष्य था, और इसके लिए हम लोग कोई कुर्बानी देने को तैयार थे, और दिया भी हम लोगों ने। लेकिन अब तो लोकसभा के चुनाव के बाद तो नरेंद्र मोदी निपट चुके होंगे,
तो हमारे लिए तो कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए तो बिहार का विकास महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा और उन परिस्थितियों में हम बिहार की सत्ता स्वयं पार्टी हमारी संभालेगी। रोहिणी आचार्य को दिया गया टिकट, बीजेपी आरोप लगा रही है कि किडनी के बदले टिकट, आखिर ये कहाँ तक सही है? और कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, परिवारवाद पर आरोप लग रहा है आप लोगों पर, क्योंकि रोहिणी आचार्य, मीसा भारती। सम्राट चौधरी के जीवन के कुछ भूलों में से सबसे बड़ी भूल है इस तरह का बयान देना। उनके पद और उम्र के हिसाब से इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। यह बयान बेहद ही हास्यास्पद है, जिस पर हम विस्तार से हम लोग बोलने से इसलिए बच रहे हैं कि बेहद ही निम्न स्तर का बयान था वो, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पंचायत स्तर के भी लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। रहा उनके प्रवक्ता ये भी बोल रहे हैं किडनी दिया है कि नहीं, ये भी सवाल है। अब इससे यही जाहिर हो रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी तय तो कर ले कि किडनी के बदले में टिकट मिला है या किडनी ही नहीं दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी पहले स्वयं तय कर ले। तो इस तरह के बयानों से तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है आज के दिन। लेकिन आपको नहीं लगता परिवार को बार बार मौका दिया जाता है, वर्कर को मौका दिया जाता है? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा जो अवसर दिया है वो परिवार के बाहर के लोगों को दिया है। मैं एक लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, एनडीए का ये लिस्ट है। इसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके पिता सांसद रह चुके हैं और 4 एलजेपी के लोग रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, उनके दामाद अरुण भारती और दिनेश सिंह की पत्नी बीना सिंह, और ये चौथा इनका संभवी चौधरी जो अशोक चौधरी। तो 5 में से 4 लड़ रहे हैं परिवार के आधार पे। आपने पूरा लिस्ट बना के रखा है ये? हाँ, ये 13 लोग एनडीए के 13 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल सांसद थे, अशोक यादव के पिताजी हुकुमदेव नारायण सांसद थे, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जिनके पिताजी ठाकुर प्रसाद बिहार भाजपा के अध्यक्ष थे। तो ये तमाम शिवेश राम जो हमारे सासाराम से एमपी का चुनाव लड़ रहे, इनके पिता मुनीलाल राम सांसद थे वहाँ से। तो उस मुकाबले में इंडिया गठबंधन के तो थोड़े से 2-4 लोग ही केवल परिवार से आते हैं। इस तो एनडीए के लोग 13 लोग आते हैं जो परिवारवाद के विरोध में जिस पार्टी को चलाने का वो दंभ भरते हैं मोदी जी और अमित शाह, उन पार्टी के 40 में से 13 लोग के पिता सांसद थे जिनको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो यह दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी को ही शोभा देता है राजनीति में, और यह दोहरी मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। ये मैं कई बार कहा, कई अवसरों पे कहा। आखिरी सवाल, क्या होगा बक्सर में? बक्सर भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का वहीं से पतन शुरू हो जाएगा बिहार की राजनीति में बक्सर के जरिए। एक बक्सर के लोग सीधे मैसेज देंगे कि नीतीश कुमार जी आप गलत थे जो आपने सुधाकर जी से लड़ा, और वहीं से उनका राजनीति के बियाबान में चले जाएंगे जहां नीतीश कुमार वापस मुख्य राजनीति में नहीं आ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी जनता दंड देगी कि ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जो कानून की भी दृष्टि से मुख्यमंत्री पद पर नहीं होना चाहिए, उसको कंधे पर इसलिए लोड हो रहा है भारतीय जनता पार्टी कि उसको दिल्ली की सत्ता से प्रेम है, उसको बिहार के 13 करोड़ लोगों से कोई लेना देना नहीं। भले से केवल बिहार से उसको झाल बजाने वाले सांसद चाहिए जो देश में अडानी और अंबानी के व्यापार को बढ़ा सके और बिहार के लोग गरीब से गरीब होते जाएं। इसकी उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है। धन्यवाद। तो अपने पुराने अंदाज में नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे सुधाकर सिंह, और साफ तौर पे कह रहे थे कि बक्सर में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, और देखने वाली बात होगी क्या इस चुनाव में जो है इनका कहना सही साबित होता है या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।